जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 6 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स में यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मीन्स आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, आप आराम से इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें आप नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बिना नोट्स बनाए करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है। कारण ये है मतलब ना होने का, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि आपके हैंड रिटन होंगे तो आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि रिवीजन करने से क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और जो बच्चे क्या है कि नए हैं और जो बच्चे सीनियर नए मतलब जो साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं, और सीनियर मतलब कि जो पुराने हैं जो 4 5 6 साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके उनके बीच करंट अफेयर्स बहुत मेन रोल प्ले करता है। इसलिए आप लोग क्या करें कि करंट अफेयर्स का रिवीजन करें। आप एग्जाम कोई भी दें, यूपीएससी दें, यूपीपीएससी दें, कोई भी एग्जाम दें, करंट अफेयर्स आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जगत गुरु कृपाली यूनिवर्सिटी इनॉग्रेशन। देखिए अभी अभी क्या है कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी कहाँ पर गई हुई थी, ये गई हुई थी आपके उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ, कटक पे। तो कटक पे इन्होंने क्या हुआ है कि जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी का क्या किया, उद्घाटन किया है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ, कटक पे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, इसका इनॉग्रेशन किया। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का एम क्या है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक और मूल आधारित शिक्षा समग्र शिक्षा को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ना। मतलब हायर एजुकेशन को, मतलब कि कल्चरल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को हायर एजुकेशन से इंटीग्रेट करना, एसिमुलेट करना, ताकि जो है शिक्षा, मतलब जो स्पिरिचुअल शिक्षा और भी टेक्निकल बने, एडवांस बने, मॉडर्न बने। ये इसका क्या है, ये जगत गुरु कृपाली यूनिवर्सिटी में भी इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सिचुएटेड एट फिट लोकेशन कटक उड़ीसा। देखिए सभी उड़ीसा दिया तो अब यहाँ कर कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए आपको कटक अवश्य याद करना पड़ेगा। कटक क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक में है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जगत गुरु कृपाल यूनिवर्सिटी। इट इज लोकेटेड कटक इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। सही बात है, कटक उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। द यूनिवर्सिटी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका क्या आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया था। आपका ए भी दोनों क्या हो गया, सही है। कंसीडर द टू स्टेटमेंट लेबर्ड असर्जन एंड द रीजन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक जगत गुरु कृपाल यूनिवर्सिटी प्रमोटेड इन उड़ीसा। सही बात है। मतलब क्या करें, मूल आधारित और समग्र शिक्षा के बुनियादी क्या, उड़ीसा के जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा दीजिए। बिल्कुल बढ़ावा दे, क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिंग वैल्यू बेस्ड एंड होलिस्टिक एजुकेशन। मतलब क्या कह रहा है कि मूल आधारित और समग्र शिक्षा। मतलब मूल मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी चीज को मतलब बना रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर ही बना लीजिए। न्यूक्लियर से आप क्या बनाते हैं, बम भी बनाते हैं, ऊर्जा भी बनाते हैं। लेकिन आप उसका मूल्य समझेंगे कि मानव जाति का विनाश जो है बहुत बेकार चीज होती है, क्योंकि मानव जाति की क्या होती है, मूल्य होती है। तो मानव जाति का क्या होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। तो इससे क्या है कि आप ये सोचेंगे कि मानव जाति का हानि ना हो, तो आप क्या उसका प्रयोग करेंगे ऊर्जा में। ठीक, ऊर्जा में करेंगे तो ऊर्जा प्रयोग करने से क्या मानव जाति को भला होगा। तो यही चीज बात कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान देना है कि आपको जब वैल्यू जानेंगे, आप एजुकेशन की वैल्यू जानेंगे, समझेंगे, तो इससे आप क्या है कि उसका यूज सही जगह पे करेंगे। वरना देखिए, आप बम बना लीजिए, चाहे आप खाली शिक्षा, तो आपको जाते हैं डॉक्टर्स वगैरह कितने देखिए वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं ना। तो वैल्यू एजुकेशन ही बहुत जरूरी है, एजुकेशन की वैल्यू समझाना। तो ये भी दोनों सही का एक्सप्रेशन भी कर रहा है। ठीक। अनुज्ञा इंडियन फर्स्ट इंडस्ट्री एकेडमी प्रोग्राम में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखिए अनुज्ञान, देखिए एक प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, अनुज्ञान। किसने चालू किया है, पहली बात आप जाने, आईआईटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने ये प्रोग्राम चालू किया है। कौन सा, अनुज्ञान। ये भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमी प्रोग्राम है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे। मतलब भारत का पहला प्रोग्राम जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एकेडमी ऑफ इंडस्ट्री, मतलब एकेडमी इंडस्ट्री मतलब देखिए क्या होता है, सिंपल बात समझिए कि लोग किताबी ज्ञान बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसको इंडस्ट्री में अप्लाई करना सच अ डिफरेंट थिंग। अब इंडस्ट्री में जहाँ सब कुछ आपको नया इन्वायरमेंट मिलता है, इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशंस मिलते हैं, तो वहाँ पे काम करना समथिंग अ डिफरेंट। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसमें क्या सिखाया जाएगा कि कैसे आप क्या है इंडस्ट्री में भी क्या करें, उसको अप्लाई करें। तो इंडस्ट्री एकेडमी को एक साथ पढ़ाने और समझाने का प्रोग्राम जो है, उसी का नाम क्या है, अनुज्ञान। और बेस किस पे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे। किसने लॉन्च किया, आईआईटी हैदराबाद ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, फोकस किस पे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम ब्रिंगिंग एकेडमिक नॉलेज विद रियल टाइम इंडस्ट्री। मैंने बताया ना कि इंडस्ट्री की डिमांड और क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया, इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, चलिए।
और ये वोकेशनल ट्रेनिंग डेवलप, अच्छा हाँ, ये क्या है, 3 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिए क्या है कि 3 महीने का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिएगा। 3 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको हॉस्टल भी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, हॉस्टल भी मिलेगा। हाँ, वो जो बच्चे रहेंगे उनको हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनुज्ञान, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैज बीन लॉन्च विद इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी हैदराबाद, कहाँ पे लॉन्च किया, आईआईटी हैदराबाद में। कंसिडर फॉर रिगार्डिंग अनुज्ञान, इट इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर एकेडमी प्रोग्राम इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अकेडमिया का ये पहला प्रोग्राम है। चलिए ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाई आईआईटी हैदराबाद, बिल्कुल सही, आईआईटी हैदराबाद लॉन्च किया है। स्ट्रेच 3 मंथ रेजिडेंशियल वोकेशनल ट्रेनिंग, हाँ 3 महीने का रेजिडेंशियल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बात सही था आपका, क्या हो गया, एक सही, दो सही, तीन सही, आपका क्या हो गया, सही हो गया। असर नहीं, प्रोग्राम अनुज्ञान कंबाइन थ्योरेटिकल एकेडमिक करिकुलम विद प्रैक्टिकल वोकेशनल ट्रेनिंग इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, मतलब प्रैक्टिकल तो आप करिए, थ्योरेटिकल तो पढ़िए एकेडमिक, साथ आप प्रैक्टिकल भी करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, तो इसको क्या कहें, वोकेशनल ट्रेनिंग, और इससे रिलेटेड प्रोग्राम है। क्यों, क्योंकि इंडिया एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी सेक्टर रिक्वायर इंडस्ट्री मैन पावर इन लैंड विद रियल टाइम ऑपरेशन, मतलब क्योंकि भारत देखिए न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, पावर रिएक्टर वगैरह सब बढ़ा रहा है ना भारत, ताकि हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और भी क्षमता बढ़े, तो अब उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए कि आदमी एकेडमी से आकर वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले सके, इसलिए क्या है, ए से बी से इसका क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट, भैरव यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सोचे कि ये कहाँ की यात्रा, पहली बात ये जान जाइए कि कश्मीर की, कहाँ की है, कश्मीर की यात्रा, कहाँ की है, कश्मीर की है। कश्मीर में भी कहाँ पे हो रही है, रजौरी में, कहाँ हो रही है, रजौरी में। ये कहाँ की यात्रा, रजौरी कश्मीर की यात्रा है, ठीक है। नेशनल टेंजिबल कल्चर हेरिटेज, अच्छा क्या हुआ है कि इसको जो है कि नेशनल टेंजिबल हेरिटेज साइट्स को क्या कर दिया है, बना दिया गया है, किसको बना दिया गया है, भैरव यात्रा, किसको बना दिया गया है, भैरव यात्रा को, ये ध्यान रखिएगा, भैरव यात्रा को क्या बना दिया गया है, नेशनल इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर साइट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक। अच्छा, ये जो भैरव यात्रा है इसको क्या मिल गया है, नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, इसको नेशनल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस मिल गया है, किसको, भैरव यात्रा को। अच्छा, भैरव यात्रा क्या आपने जानते होंगे कि भगवान शंकर का एक भैरव रूप है, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए पिलग्रिमेज यात्रा सेलिब्रेट की जाती है, कहाँ पर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, कहाँ पे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इसमें क्या है, भगवान शिव का जो भैरव रूप है, इसको मतलब क्या कहते हैं, एक कोई व्यक्ति होता है, उनके रूप को धारण कर लेता है, और ब्लैक कलर का मतलब वो पूरा उसका वो क्या कहते हैं, उसको रंगा जाता है, उसमें उसमें कलर होता है, उसके हाथ में क्या रहता है, एक चिमटा टाइप रहता है, टोंग, मतलब कहेंगे चिमटा कहे, तलवार कहे, उसको लोग स्पर्श करते हैं, उसको स्पर्श करना क्या होता है, शुभ होता है। अच्छा, हेरिटेज स्टेटस की बात करें तो क्या है कि इसको नेशनल हेरिटेज इंटेंजिबल साइट का दर्जा दे दिया गया है। चलिए, भैरव यात्रा रिसेंटली रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ नेशनल कल्चरल हेरिटेज बिलोंग टू विच जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, इसको, रजौरी, कहाँ पर, रजौरी। ठीक। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यात्रा, अच्छा कह रहा है इट इज ए ट्रेडिशनल भैरव यात्रा ट्रेडिशनल यात्रा, और रजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही बात है, रजौरी की डिस्ट्रिक्ट से है ना, रजौरी डिस्ट्रिक्ट की क्या है ये फेमस यात्रा है, और ट्रेडिशनल यात्रा, ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया कि ये सदियों से चली आ रही, 300 400 सालों से चली आ रही। ऑनर लॉर्ड भैरवा एज इनकारनेशन लॉर्ड शिवा, मतलब कि जो लॉर्ड शिवा है, इनकारनेशन है, इनके इनकारनेशन लॉर्ड भैरव, उन्हीं के उसमें किया जाता है, ये भी बात सही है आपकी। रिकॉग्नाइज एज नेशनल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट, बिल्कुल सही बात है, नेशनल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के किया जाता है, तो सही, एक चीज सही होगा। Given the two statement, inclusion in the national heritage tangible cultural list help the safeguard regional tradition like the भैरव, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि जो नेशनल हेरिटेज इंटेंजिबल हेरिटेज है, इसको सेफ गार्ड करके जो, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे भैरव को नेशनल हेरिटेज में क्या किया, इंक्लूड कर लिया, तो इससे ये सेफ गार्ड हो गई, ट्रेडिशनल जो इसका है बना रहेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि कल्चर हेरिटेज प्रोवाइड नेशनल विजिबिलिटी, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रमोट कल्चर टूरिज्म, इससे क्या है, नेशनल विजिबिलिटी बनती है, प्रिजर्वेशन सपोर्ट भी बढ़ता है, और कल्चर टूरिज्म भी बढ़ता है, इसलिए एक से भी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस, ठीक है, अभी भी क्या कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन 2025 क्या हुई, संपन्न हुई है, ठीक। चलिए, क्या होस्ट कौन कर रहा है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, क्या होस्ट कौन कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, दिल्ली में भी कहाँ, त्यागराज स्टेडियम, कहाँ पे कर रहा है, त्यागराज स्टेडियम में। इसका मॉस्कट क्या है, मयूर, मयूर क्या है, एक मोर है, इसका क्या है, मॉस्कट है। अच्छा, इसकी मतलब मेल फीमेल की बात करें तो मेल में कौन जीत गया है, मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जो है क्या कहते हैं, युगल में, मतलब
टीम में क्या है कि स्वर्ण भारत जीता, क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। और अच्छा, और सिंगल की बात करें तो विमेन सिंगल में यशस्वी घोरपड़े जी जीती, इन्होंने सिरजा अकुला जी को हरा दिया है। अच्छा, और मेन सिंगल की बात करें तो अंकुर भट्टाचार्य जी जीते हैं, उन्होंने पायस जैन जी को क्या कर दिया, हरा दिया है। और 7 मेडल, गोल्ड मेडल टोटल थे, जिसमें से 6 भारत जीता है, एक क्या जहाँ मलेशिया था। ये भी अब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मलेशिया जीता, बाकी भारत जीता। और उसका 20वां एडिशन है। ये कहाँ, पहला एडिशन कहाँ हुआ था, कटक, कटक का है, उड़ीसा 2019 में हुआ था। ये इसका 20वां संस्करण है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए। What was the official mascot of 20th Commonwealth टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड एट त्यागराज स्टेडियम? क्या है, मयूर है, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। इंडिया वॉन 6 आउट ऑफ 7 अवेलेबल गोल्ड मेडल इन टूर्नामेंट। सही बात है, भारत 7 जीत गया, 7 में 6 जीता, एक मलेशिया जीता है। यशस्वी घोरपड़े वॉन द वीमेन सिंगल, व्हाइल अंकुर भट्टाचार्य वॉन द मेंस सिंगल, तो ये भी सही बात है। बोथ वेन एंड वेन सिवन, बोथ मेन इंडिया मेंस एंड वीमेन टीम गोल्ड टीम्स वॉन गोल्ड इन टीम इवेंट, वह भी सही है। टीम इवेंट में भारत के मेन वीमेन दोनों टीमें जीती हैं, तो आपका 1 2 3 आपका सही हो गया, सरकारी ऑप्शन। Given below the two statement, India dominated the 20th Commonwealth टेबल टेनिस चैंपियनशिप बाय विनिंग 6 गोल्ड। बिल्कुल डोमिनेट किया इंडिया ने, क्यों? इंडियन प्लेयर स्वेप्ट द टीम इन बोथ मेन एंड वुमेन सिंगल टाइटल्स एट त्यागराज स्टेडियम, क्योंकि दोनों स्वीप मार दिया, 6 7 में 6 जीते, स्वीप मारा कि नहीं मारा, इसलिए डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसे ही भी से इसका क्वेश्चन भी कर रहा है। MA104 इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन। देखिए अभी भी क्या है, MA104, ये क्या है कि भारत की पहली इंडिजिनस मतलब भारत में बनी हुई अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन है। अच्छा, इसका नाम क्या है, MA104, ये भारत की पहली इंडिजिनस अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन है। अच्छा, इसको क्या है, किसने डेवलप किया है, ICAR निषाद, निषाद मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल ने इसको डेवलप किया है। मैकेनिज्म क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा कि जो लाइव वायरस है, माइल्ड मॉडिफाइड और माइल्ड लाइव वायरस को है इंसर्ट किया जाएगा, इससे बॉडी क्या कहते हैं, स्वाइन मतलब सुअर के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी बन जाएगी तो फिर क्या शरीर में उसको क्या कहते हैं, रक्षा करेगी उसके जो आने वाले वायरस से। ठीक है, यही काम है इसका। MA104 डेवलप्ड बाय ICAR निषाद भोपाल, फर्स्ट इंडियन इंजीनियर वैक्सीन फॉर विच एनिमल डिसीज, किस कौन सी एनिमल डिसीज के लिए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। Consider the following statement regarding MA104 vaccine. It is India's first indigenous vaccine against African swine fever. बिल्कुल सही बात है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अगेंस्ट पहली अफ्रीकन क्या है, द पहली इंडिया की इंडिजिनियस वैक्सीन है, किसके अगेंस्ट, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। बिल्कुल सही। डेवलप्ड बाय ICAR एंड निषाद, भी बात सही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, इसका नाम क्या, निषाद है, इससे डेवलप की गई ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ICAR फॉर्म भी रखिएगा, सी सही होगा इसका, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस वैक्सीन MA104 इज क्रिटिकल फॉर इंडिया स्वाइन लाइव स्टॉक सेक्टर। बिल्कुल स्वाइन के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियस वैक्सीन बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि स्वाइन फीवर हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज विद हाई मोर्टेलिटी रेट इन पिग्स काजिंग सीवियर इकोनॉमिक लॉस फार्म। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो इनके मोर्टेलिटी रेट से क्या है, फार्मर्स को लॉस जाएगा, इसलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ए से बी से इसका क्वेश्चन भी करना है। चलिए नेक्स्ट, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिए अभी भी क्या है कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रेपो रेट वगैरह बैंक रेट जारी करती है उसने जारी किया। अच्छा, ये कमेटी किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म की गई, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल जी कौन थे, ये RBI के गवर्नर थे, इनके रिकमेंडेशन पे कमेटी बनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका काम क्या है, ये इन्फ्लेशन को टारगेट करती है कि इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, 4 ± 2%, मतलब 2 से 4%, क्या है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई रहनी चाहिए, मुद्रास्फीति इसको कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 2 महीने तक, क्या इसकी मीटिंग हर 2 महीने में होती है, 6 साल में 6 बार, साल में 6 बार, 2 महीने में 1 बार, ध्यान रखिएगा। तो इस बार ये कौन सी थी, 62 मीटिंग थी इस बार, 62वीं मीटिंग थी इस बार की MPC की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। और उसकी चेयरमैनशिप कौन होती है, RBI गवर्नर होते हैं। इसमें 3 क्या होते हैं, RBI के लोग होते हैं, और 3 जो है क्योंकि गवर्नमेंट नियुक्त करती है 3 पर्सन को। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, जो गवर्नमेंट नियुक्त करती है। तो उनकी के चेयरमैनशिप में जो गवर्नर है RBI संजय मल्होत्रा जी, उनके अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें रेपो रेट को अनचेंज किया गया 5.25, बैंक रेट को 5.50 किया गया है, और GDP ग्रोथ रेट 26-27 की 6.7 का क्या किया, अनुमानित किया गया। On the recommendation of which MPC Monetary Policy Committee considered by Reserve Bank of India, OJP committee. Consider the following statement regarding MPC Monetary Policy Committee. The statutory inflation target assigned to MPC 4 ± 2%. तो सही बात है। The committee meet the bi-monthly
टाइम्स अ ईयर अंदर चेयरमैनशिप आरबीआई का नाम, बिल्कुल सही बात, 6 महीने में मिलती है। तो बाई मंथली मतलब क्या हो गया कि ये 2 महीने में एक बार मिलती है। चेयरमैनशिप कौन करता है? आरबीआई कौन, ये भी सही बात है। एंड सिस्टम मीटिंग द रेपो रेट रिटेन द 5.25 विद न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल। मतलब क्या कह रहा है कि न बढ़ाया गया न घटाया गया, न्यूट्रल रखा गया। 62 की मीटिंग हो तो एबीसी दोनों क्या हो गया, सही है। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीट एटलीस्ट 6 टाइम्स इन ए फिजिकल ईयर, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो वित्तीय वर्ष में 6 बार मिलना है कम से कम, बिल्कुल सही बात है। रेगुलर बायो मंथली रिव्यू एनेबल द सेंट्रल बैंक एडजस्ट पॉलिसी रिपोर्टेड रिस्पॉन्स टू मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस इन इन्फ्लेशन डायनामिक्स, सही बात है। जो 2 महीने में एक बार मिलते हैं, जो कि क्या पॉलिसी एडजस्ट करना, रेपो रेट चेंज करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमी से इन्फ्लेशन महंगाई वगैरह जो है इसको कंट्रोल करने के लिए 2 बार मिलती है। ये 2 बार मिलना क्या जरूरी है। एल सुब्रमण्यम ऑनर श्रीलंका, देखिए डाटा एल सुब्रमण्यम ये बहुत ही फेमस वायलिन वादक है, मतलब भारत के बहुत ही फेमस वायलिन वादक है। और इनको क्या कि क्या कहते हैं, वर्ल्ड वायलिनिस्ट कंपोजर, इसी में पद्म, इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, सॉरी, इनको पद्म विभूषण मिला गया है। और इनको अभी अभी क्या है, श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो है इससे सम्मानित किया गया है। इनके पिता का नाम रख जाना जाए तो इनके पिताजी का नाम था वैद्यनाथ लक्ष्मीनारायण। ये भारत के लेजेंडरी क्या है, लेजेंडरी क्या है ये वायलिन वादक है, जिनको क्या इनके नाम पर श्रीलंका में एक वायलिन मैनिफेस्टो रोड है, इनका नाम क्या कर दिया गया, लक्ष्मी नारायण जी के नाम पर कर दिया गया है। ये इनके क्या थे, महान पिता थे, सही बात है। ये भारत के लेजेंड वायलिन वादक है, तो इनके महान पिता थे। और बाकी इनके जो सुपुत्र हैं, जिनका नाम क्या है, एल सुब्रमण्यम जी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी, इनको क्या ऑनर किया गया, इनको जो है श्रीलंका का स्टेट ऑनर, हाई स्टेट ऑनर अवार्ड किया गया है। In which Sri Lankan city was a reunion while in Metro Road to honor Padma Bhushan Data एल सुब्रमण्यम फादर वैद्यनाथ नारायण। कौन सी रोड है, जाफना की रोड, जिनका नाम इनके फादर के नाम पे कर दिया गया है। ठीक, चलिए डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कह रहा है कि श्रीलंका ही पद्म विभूषण रिसिपिएंट वायलिनिस्ट एंड कंपोजर, सही बात है, वायलिनिस्ट है, कंपोजर और पद्मश्री रिसिपिएंट, पद्म विभूषण, सॉरी विभूषण, देखिए ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का ऑनर स्टेट ऑनर, ऐसा बात, श्रीलंका राष्ट्रीय या तो स्टेट ऑनर दिया गया इनको। और ये एक रोड है जाफना में, वायलिन मास्टर उनके फादर के नाम पे किया गया, बिल्कुल सही बात है। केवल फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्रीलंका डेडिकेटेड स्ट्रीट इन जाफना वायलिन मास्टर रोड, एक वायलिन मास्टर रोड का नाम क्या कर दिया गया है, जाफना रोड, मतलब जो जाफना में रोड थी इनके पिताजी के नाम पे कर दिया गया है। क्यों कर दिया, क्योंकि इनके पिताजी को ये लेगेसी थी, इसको ऑनर करने के लिए और भारत श्रीलंका की कल्चर हेरिटेज के लिंकेज को और स्ट्रेंथ देने के लिए किया गया। इसका ए सही, बी सही, उसका क्या इसमें समझी कर रहा है। एआई बेस्ड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन केरला, देखिए अभी भी क्या है कि केरला में एआई बेस्ड गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए गए हैं। क्या क्या लिए गए हैं, देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ केरला का वीडी सतीशन जी नए मुख्यमंत्री हैं। चीजें याद रखिएगा, कहाँ से, यूटीएफ गठबंधन से। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि 3 मेजर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म, एक लॉन्च किया है इन्होंने समयगत प्लॉट, कौन सा, समयगत प्लेटफॉर्म। इसका काम क्या है कि लैंड को रजिस्टर करना, बिल्डिंग एसेट को, मतलब जो डिजिटली रजिस्टर करना लैंड और बिल्डिंग को। प्लेन एक्सी 2.0 प्लेटफॉर्म क्या है, प्लान एसक्यू, इसका काम है ऑनलाइन अप्रूवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रूवल देना, इसका ये काम है। और वेगा प्लेटफॉर्म क्या है कि जो लैंड एक्विजिशन है इसको डिजिटलाइज करना, ऐसा काम है। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एआई बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समयगत, प्लान एसक्यू एंड वेदागा फॉर लैंड प्रोजेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसको लॉन्च किया गया, विद स्टेट गवर्नमेंट, केरला। नाम क्या हो गया है, केरला, ध्यान रखिएगा। ठीक, कंसीडर फॉलोइंग पेयर ऑफ एआई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय केरला। समयगत प्लेटफॉर्म डिजिटल रजिस्टर और लैंड बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। प्लान एसक्यू प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी सही बात है। वेगा प्लेटफॉर्म एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन, ये भी सही है। ऐसा रीजन, केरला इज डिप्लॉइंग एआई प्लेटफॉर्म लाइक वेगम एंड समित अक्रॉस स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल केरला डिप्लॉय कर रहा है एआई प्लेटफॉर्म वेगम और समित को। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक लैंड रजिस्ट्री एक्विजिशन प्रोसीजर रिड्यूस करप्शन डिले एंड इनहेंस ईज ऑफ गवर्नेंस, सही बात है। इससे क्या होगा, लैंड रजिस्ट्री एक्विजिशन ये सब इजी होगा, करप्शन खत्म होगा और गवर्नेंस क्या है और स्ट्रेंथ बनेगी, इसलिए कर रहा है। ए सही, बी सही, और इसका स्पेशल करना है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जे&के यूनिवर्सिटी, देखिए अभी भी क्या है, कौन तारीख बीत गई, 5 अगस्त। 5 अगस्त को क्या किया गया था, ये आदेश द्वारा क्या किया गया था कि आर्टिकल 370 को नहीं हटाया गया, आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को क्या किया गया, हटा दिया, रिवोक कर लिया गया। जिसमें से जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी क्या कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया। आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक कर दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछ ले क्या 370 हट गया, तो आप कहेंगे नहीं हटा है।
कब हटाया गया, जो कुछ आर्टिकल्स है 5 अगस्त 2019 को। अच्छा, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और जिसको में क्या किया कि जम्मू कश्मीर को क्या यूटी विद असेंबली बनाया गया और लद्दाख को यूटी विदाउट असेंबली बनाया गया। अच्छा, अगर ये बिल्कुल बात करें स्टार्टिंग में 370 को ड्राफ्ट किसने किया था, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसको ड्राफ्ट किया था, जिसमें इसका मतलब अलग से संविधान था और कुछ प्रोविजन में थे। 3501 को भी क्या करें, रिवोक कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये क्या है कि 7th एनिवर्सरी थी इसकी, क्या कहते हैं, धारा 370 की एब्रोगेशन, मतलब कुछ प्रावधानों को हटाए गए थे, पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हु ड्राफ्टेड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न जम्मू एंड कश्मीर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस वर एब्रोगेटेड ऑन 5 अगस्त 2019, बिल्कुल सही बात है, इसका विशेष दर्जा हटा दिया गया। जीके रिकॉग्निशन एक्ट क्रिएटेड 2 यूटी जेएनके एंड लद्दाख विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, बिल्कुल सही बात, 31 से लागू हो गया। और आर्टिकल 35 से रिवोक्ड अलॉन्ग साइड द रिमूव ऑफ आर्टिकल 370, बिल्कुल 35 को रिमूव कर दिया गया। तो 1 2 3 आपका तीनों सही हो गया। द ईयर 2026 मार्क्स द 7th एनिवर्सरी एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 70, बिल्कुल सही बात है, 7th एनिवर्सरी है 2026 में आर्टिकल 70 की, बिल्कुल सही बात है, एब्रोगेशन की। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट इफेक्टली रिवोक द स्पेशल कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेट जेएनके फुल इनटू इंडियन यूनियन, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को क्या कि रिवोक कर लिया स्पेशल स्टेट जम्मू कश्मीर को, फुल्ली इसको यूनियन स्टेट में मर्ज कर लिया। तो ए सही बी सही, इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम, एनजीओआरटी फॉर चांदीपुरा वायरस। देखिए अभी भी क्या है, चांदीपुरा वायरस, आप उसका नाम सुने होंगे। चांदीपुरा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में जगह है चांदीपुरा, वहां पे पहली बार रिपोर्ट किया गया था, इसलिए नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। इसका क्या है, इसका आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक मतलब जब कोई डिसीज होती है, ये बहुत तेजी से फैलने लगती है, उसको आउटब्रेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट, क्या करती है, नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन करती है। तो इसको डिप्लॉय कहाँ किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गुजरात और राजस्थान में क्या किया है, इसको क्या किया है, तैनाती की गई है। क्यों करिए, आउटब्रेक ऑफ चांदीपुरा वायरस ट्रांसमिट बाय सैंड फ्लाई। ये किससे फैलता है, सैंड फ्लाई, मतलब जो ये बालू की मक्खी होती है उससे फैलता है। और ये एब्रो वायरस है, और किसके, रेब्डो वायरस विराडे फैमिली, तो क्या है कि देखिए पहले बात जानिए, रेबिडो विरेडे फैमिली से बिलोंग करता है, और ये क्या है, एब्रो वायरस है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। पहली बार आपको बताया चांदीपुरा महाराष्ट्र में मिला है। अच्छा, इससे क्या है कि 15 साल के बच्चे इफेक्ट करते हैं, 15 साल से और उससे कम के बच्चे इफेक्ट करते हैं, उनका नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, न्यूरल सिस्टम को डैमेज कर देता है। चलिए, चांदीपुरा वायरस फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉयड फॉर एनजीओटी टीम इन गुजरात एंड राजस्थान विच प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव विच वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, सैंड फ्लाई का। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सैंड फ्लाई क्या इसका प्राइमरी वेक्टर है। चलिए, इट इज एब्रो वायरस बिलोंग टू रेब्डो वायरस फैमिली, बिल्कुल सही बात है कि रेब्डो विराइडी फैमिली को बिलोंग करता है ये एब्रो वायरस। इट इज प्राइमरी इफेक्टेड चिल्ड्रन बिलो 15 साल में इफेक्टेड बिलो से, बिल्कुल सही बात है कि 15 साल से कम उम्र बच्चों को इफेक्ट करता है, न्यूरल सिस्टम को डैमेज कर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया एनजीओटी रिस्पांस टीम को, क्या किया, एनजीओटी विद नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस डिप्लॉय किया गुजरात राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। तो आपका तीनों को सही हो गया। एनजीओ टीम वेयर अर्जेंटली डिस्पैच टू वेस्टर्न स्टेट ड्यूरिंग द चांदीपुरा वायरस आउटब्रेक, बिल्कुल सही बात कह रहा है। एनजीओ टीम जो है कि वेस्टर्न में गई है, वेस्टर्न स्टेट मतलब आपका वेस्टर्न स्टेट में क्या है, आपका राजस्थान है, गुजरात है, इनमें गई है, बिल्कुल सही बात है। चांदीपुरा वायरस कैपिटल इंसेफ्लाइटिस इन यंग चिल्ड्रन लीड टू हाई फर्टिलिटी इन नॉट मैनेज प्रॉपर्ली, बिल्कुल सही बात है। इंसेफ्लाइटिस आपने सुने होंगे, इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बहुत, इसको दिमागी बुखार कहते हैं, गोरखपुर में बहुत फैला था। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत उस पर प्रयास किया था रोकने का, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या इस टीम द्वारा डिस्पैच की गया, क्यों, क्योंकि ये जो फैलता चांदीपुरा वायरस ये बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है। तो ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। पीडीएफ आपको सौरभ सिविल अकेडमी मिल जाएगी। बाकी चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।